नमस्कार। अकाउंटिंग मेथड के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद से। जैसा कि हम अपूर्ण लेखे यूनिट 1 का स्टडी कर रहे हैं, यह तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अपूर्ण लेखे क्या होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है और अपूर्ण लेखे के अंतर्गत बनाए जाने वाले अवस्था विवरण और स्थिति विवरण में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे मुख्य अंतर हमने यह देखा कि अवस्था विवरण का जो निर्माण है वह पहले किया जाता है और उसके पश्चात लाभ हानि की गणना की जाती है, जबकि स्थिति विवरण में चिट्ठा में लाभ हानि की गणना पहले की जाती है और चिट्ठा बाद में बनाया जाता है। तो हम अपूर्ण लेखे में यही हमको स्टडी करना है कि लाभ हानि की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम यह देखेंगे कि अवस्था विवरण जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, अवस्था विवरण के पश्चात लाभ हानि की गणना कैसे की जाती है। तो कुछ उसकी हम थ्योरिकल जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर एकल प्रविष्टि प्रणाली अर्थात अपूर्ण लेखे के अंतर्गत लाभ हानि की गणना करनी हो तो उसकी कितनी विधियां हैं। एकल प्रविष्टि प्रणाली में लाभ हानि की गणना की 2 विधियां हैं। पहला है अवस्था विवरण विधि या इसे शुद्ध मूल्य में वृद्धि विधि कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और इंक्रीजिंग इन नेट वर्थ मेथड। इस तरीके से हम लाभ हानि की गणना करते हैं अवस्था विवरण विधि से। दूसरी विधि है एकल प्रविष्टि प्रणाली का द्विप्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन करना, या इसे हम कहते हैं परिवर्तन विधि से हम लाभ हानि की गणना कर सकते हैं। Conversion of single entry system to double entry system और conversion method, इन दोनों विधियों से हम लाभ हानि की गणना कर सकते हैं अगर हम एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो। और अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों विधियों में से पहली विधि जो है जिसे हम कहते हैं अवस्था विवरण विधि, इसके अंतर्गत यदि हमको लाभ हानि की गणना करनी है तो हम कैसे करेंगे। इस विधि के अंतर्गत लाभ हानि की गणना के लिए वर्ष अर्थात लेखा अवधि की अंतिम पूंजी की तुलना प्रारंभिक पूंजी से की जाती है, अर्थात स्थिति विवरण बनाकर पूंजी निकाली जाती है और अवधि की अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी से अधिक होने पर आधी की राशि को लाभ कहते हैं तथा कम होने पर कमी की राशि हानि कहलाती है। इसे इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी बराबर होता है लाभ और प्रारंभिक पूंजी माइनस अंतिम पूंजी बराबर होता है हानि। इस तरह से हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे, अंतिम पूंजी की गणना करेंगे और इन दोनों के माध्यम से या तो लाभ का पता चलेगा या तो हानि का पता चलेगा। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल से हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है। लेकिन अगर हमारे प्रश्न में आहरण यानी कि ड्राइंग और अतिरिक्त पूंजी है तो उसका हम समायोजन किस प्रकार से करते हैं। प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी के अलावा कोई और अधिक पूंजी है तो उसका हमें क्या करना होता है, प्रश्न में समायोजन करना होता है। एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड एडिशनल कैपिटल। व्यवसायी के द्वारा समय समय पर निजी व्यय हेतु आहरण के रूप में नगद राशि लिया जाता है अथवा माल व्यापार से निकाल लिया जाता है और समय पर अतिरिक्त पूंजी के रूप में अतिरिक्त राशि पूंजी के रूप में लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में अंतिम पूंजी में आहरण की राशि को जोड़ दिया जाता है। अंतिम पूंजी में आहरण की राशि को जोड़ दिया जाता है, जोड़कर अतिरिक्त पूंजी की राशि को घटाया जाता है। अतिरिक्त पूंजी की राशि को घटाकर समायोजित पूंजी ज्ञात की जाती है। तत्पश्चात इसकी तुलना प्रारंभिक पूंजी से करते हैं, करके लाभ या हानि की राशि का पता लगाते हैं। इसे हम निम्न और अधिक अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। यह इस प्रकार से निकाला जाता है, अंतिम पूंजी प्लस चालू वर्ष का आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी बराबर एक आंसर आता है जिसे हम कहते हैं समायोजित पूंजी।
और जो यह समायोजित पूंजी का आंसर आता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल करेंट ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू आता है एडजस्टेड कैपिटल। तो एक हमारे पास आंसर आता है जिसे हम कहते हैं समायोजित पूंजी या एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। और इस एडजस्टेड कैपिटल में हमको फिर से क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी को माइनस करना होता है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल कम है तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है, यानी कि समायोजित पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी बराबर लाभ आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रारंभिक पूंजी अधिक होता है समायोजित पूंजी से, तो उस कंडीशन में हानि आता है। तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, प्रारंभिक पूंजी माइनस समायोजित पूंजी बराबर हानि। तो एडजस्टेड कैपिटल के पश्चात उसमें प्रारंभिक पूंजी का समायोजन और किया जाता है, तब यहाँ पर लाभ और हानि का पता चलता है। इस तरह से एकल प्रविष्टि प्रणाली में अवस्था विवरण विधि से लाभ या हानि का पता लगाया जाता है। अब ये थ्योरी और ये सूत्र जो आपने स्टडी किया है, इस सूत्र को अगर हमको और अच्छे से समझना है तो हमें एक प्रैक्टिकल हल करना होगा, एक सवाल हल करना होगा जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में से हमको लाभ हानि की गणना करनी है। तो हमारा क्वेश्चन है, श्री राजेश अपनी पुस्तकें एकल प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखते हैं। 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाओं से उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो श्री राजेश gives his book on single entry system. From the following information, find out his profit or loss for the year ended 31st March 2008. तो 2008 की स्थिति में हमको क्या निकालनी है, उसके लाभ और हानि की गणना करनी है। तो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, संपत्ति और दायित्व एक साथ लिखा हुआ है जो कि 1 by 1 है, इसको हमें छांट कर अवस्था विवरण बनानी है। हमको 1 अप्रैल 2007 एज ऑन 1 अप्रैल 2007 की इंफॉर्मेशन पूरी फर्स्ट कॉलम में है और 31 मार्च 2008 का जो इंफॉर्मेशन है वह कॉलम नंबर 2 पर है। और सब संपत्तियों में लिखा हुआ है, संपत्तियों में दायित्व में हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, देवी पत्र, लेनदार क्रेडिटर्स, देनदार, स्कंध, मशीनरी, विनियोग और आदत्य व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकी एंट्री हमको अवस्था विवरण में करनी है। और नीचे एक इन्फॉर्मेशन और है कि राजेश ने 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्होंने क्या किया, आहरण किया है तथा 1 अक्टूबर 2007 को 20,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, नीचे में जो इन्फॉर्मेशन है, यह लाभ हानि की गणना में काम आएगी। और कॉलम नंबर 1 जो 1 अप्रैल 2007 है, इस पूरे इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। 1300 से लेकर 2150 तक का जो आंकड़े हैं, इससे हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। नेक्स्ट 1800 से लेकर लास्ट 1800 तक की जो पूरी एंट्री है ऊपर से नीचे तक, इससे हम अंतिम पूंजी की गणना करेंगे। और ये जो लास्ट नीचे में इन्फॉर्मेशन दिया है, आहरण और अतिरिक्त पूंजी, इससे हम लाभ हानि की गणना में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन को इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमको सबसे पहले निकालना है प्रारंभिक पूंजी। हमारा जो 1 अप्रैल का इन्फॉर्मेशन है, जो 1 अप्रैल 2007 का इन्फॉर्मेशन है, उससे हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी की गणना। और प्रारंभिक पूंजी की गणना के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी कि अवस्था विवरण ऑफ श्री राजेश का अवस्था विवरण, और तारीख रहेगा 1 अप्रैल 2007 को। तो 1 अप्रैल 2007 के जितने भी आंकड़े हैं उसमें दायित्व साइड, दायित्व मदों को दायित्व के पक्ष में और संपत्ति की मदों को संपत्ति के पक्ष में एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के पश्चात हम निकालेंगे पूंजी, ये निकलेगी वो पूंजी। तो देखिए आपने क्या क्या एंट्री किया। 1 अप्रैल 2007 को देवी पत्र 1500, लेनदार 1,05,000, आदत्य व्यय 2,150 और आपके प्रश्न में है हाथ में रोकड़ 1300, बैंक में रोकड़ 9,000, देनदार हैं आपके 42,000, स्कंध स्टॉक है आपके 90,000।
आपके प्रश्न में इन्वेस्टमेंट दिया है 7,500, ये 1 अप्रैल 2007 का है। और आपके प्रश्न में मशीनरी दिया है 1,12,000 जो मशीनरी। तो इन संपत्तियों को संपत्ति पक्ष में नोट करके हमने इनका टोटल किया, तो टोटल आया 2,61,800 रुपये। अब इस 2,61,800 में से दायित्व के ये तीनों मदों को अपन बैलेंस करेंगे, जिसको हमने नोट किया है, प्रश्न से नोट किए हैं। तो यहाँ पर आएगा आंसर 1,53,150, 1,53,150 रुपीज़। इसे हम कहेंगे कैपिटल। इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल अर्थात पूंजी। और हम लिखे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और हम इसको लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज अर्थात संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य। तो ये हमारा पहला आंसर है 1,53,150 और इसका टोटल है 2,61,800 रुपये। तो ये हमारी 1,53,150 क्या निकली? प्रारंभिक पूंजी। आपका पहला अवस्था विवरण बन गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो पहले नंबर का था वो कंप्लीटली बन गया। अब हम दूसरा अवस्था विवरण बनाएंगे जो कि इस तरीके से होगा। इसके हेडिंग में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल अर्थात अंतिम पूंजी की गणना। और अंतिम पूंजी इसलिए कहेंगे क्योंकि 31 मार्च के आंकड़ों से हम इसे बनाएंगे। 1 अप्रैल के आंकड़े से जो बनाते हैं उसे प्रारंभिक पूंजी कहते हैं, और 31 मार्च के जो आंकड़े होते हैं उससे जब यह बनाया जाता है अवस्था विवरण तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। इसमें क्लोजिंग कैपिटल की गणना कहते हैं इसको। ये अंतिम पूंजी की गणना होती है 31 मार्च को। हम हेडिंग लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ श्री राजेश, मतलब श्री राजेश का अवस्था विवरण। और नीचे तारीख रहेगा एज ऑन 31 मार्च 2008 यानी कि 31 मार्च 2008 को। और इसे फिर से हम जो दायित्व है और संपत्ति है उसे हम फिर से नोट करेंगे। दायित्व साइड दायित्व को नोट करेंगे। तो आपका 31 मार्च को दायित्व पक्ष में आपका दिया गया था प्रश्न में देवी पत्र 1200, लेनदार 1,20,000, अदत्त व्यय 1,800। इसको हमने कहाँ नोट किया? यहाँ पे आपने नोट किया है। वैसे ही आपने संपत्तियों को नोट किया है। हाथ में रोकड़ 1,800, बैंक में रोकड़ 6,000, देनदार 90,000, स्कंध 82,000 और विनियोग 6,000 और मशीनरी 1,40,000। तो ये 31 तारीख के संपत्तियां हैं जिसको आपने नोट किया है। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि 31 मार्च की जो संपत्तियां होती हैं उसमें अगर कोई समायोजन करनी हो अर्थात ह्रास का समायोजन करना हो, संपत्ति अधिक हो गई हो उसका समायोजन करना हो, तो आपको यहाँ पर संपत्तियों में समायोजन भी करना होता है। लेकिन अभी इस प्रश्न में कोई भी समायोजन नहीं दिया है, मशीनरी में किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे। अगर हमको मशीनरी 1,40,000 की मशीनरी पर ह्रास दिया होता प्रश्न में तो हम यहाँ पर ह्रास का आयोजन करते, और वो भी 31 मार्च के अवस्था विवरण में किया जाता है। 1 अप्रैल के अवस्था विवरण में नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपकी दूसरा आंसर निकलेगा। इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? पूंजी। कितना आंसर निकला यहाँ पे? 2,02,800 रुपये और टोटल आया था 3,25,800 रुपये। तो इसे हम फिर से कहेंगे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज अर्थात संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य। तो हमारा आंसर जो अंतिम पूंजी निकला है वह है 2,02,800। इस अंतिम पूंजी की गणना हमारे लिए आवश्यक थी क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं? लाभ हानि की गणना करते हैं। और यहाँ पर जो हेडिंग आपको फिर से एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ और लॉस ऑफ श्री राजेश अर्थात श्री राजेश के लाभ हानि की गणना का विवरण पत्र। श्री राजेश को जो लाभ और हानि हुई है उसकी गणना का हम विवरण तैयार करेंगे। इसमें 2 कॉलम रहेगा, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम अमाउंट, विवरण और राशि, और हेडिंग रहेगा 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। तो इसका जो फॉर्मेट है जो हम अभी थ्योरी में स्टडी किए थे उसमें उसी हिसाब से आपको नोट करना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे अंतिम पूंजी को जो आपने कैलकुलेशन से निकाला है 2,02,800। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे
कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2008, जो आंसर आपका आया था 2,02,800, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। ये है आपकी अंतिम पूंजी 2,02,800। इसमें आप ये जो 60,000 आया है वह आहरण को आप जोड़ेंगे प्लस आहरण एड ड्राविंग्स। तो प्रश्न में लिखा था कि 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसने आहरण किया है, तो आपने 5,000 गुणित 12 किया, अर्थात वर्ष भर का आहरण 5,000 गुणित 12, तो वर्ष भर का आहरण होता है 60,000। इसको आप अंतिम पूंजी के साथ जोड़ देंगे 2,02,800 के साथ, तो टोटल आएगा 2,62,800। अब इस टोटल में आपको अतिरिक्त पूंजी को माइनस करनी है। तो आपने प्रश्न में लिखा हुआ था कि 1 अक्टूबर 2007 को उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई थी तो इस माइनस करेंगे, इसको हम लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल 20,000, जो एडिशनल कैपिटल को यदि आप माइनस कर देते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 2,42,800, जिसको हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल, समायोजित पूंजी। और समायोजित पूंजी में क्या घटाते हैं? ओपनिंग कैपिटल को घटाते हैं। जो आपने फर्स्ट आंसर निकाला था ओपनिंग कैपिटल, उसको हम माइनस करते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपका आया था 1,53,150, इसको आप माइनस कर देते हैं। तो आंसर यदि प्लस में आता है तो ये प्रॉफिट होगा, और माइनस में आता है तो इसे हम लॉस कहते हैं। इस प्रकार से एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत अंतिम पूंजी, प्रारंभिक पूंजी दोनों की अवस्था विवरण के पश्चात आप लाभ हानि की गणना इस तरीके से, इस फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। आपको नीचे एक इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न में समायोजन है, एकल प्रविष्टि प्रणाली में किसी भी प्रकार का समायोजन है, तो समायोजन का उल्लेख हम कहाँ करेंगे? अंतिम पूंजी की गणना में ही करेंगे। प्रारंभिक पूंजी में समायोजन नहीं किया जाता है। ओके, थैंक यू।